सवाल इस वक्त का यही कि आखिर आगे संसद कैसे चलेगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में एक एक मिनट दोनों प्रवक्ताओं को और यहाँ विपक्ष को पहले मौका। आलोक जी, 60 सेकंड आपके पास इसी सवाल के जवाब को तलाशने के लिए कि आखिर आगे संसद कैसे चलेगी। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं समझता हूं कि संसद भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है और पिछले 10 वर्षों तक उसको पूरी तरह से अहंकार के बुलडोज़र के माध्यम से बुलडोज किया गया। लेकिन इस बार विपक्ष की संख्या भी ज़्यादा है और विपक्ष चाहता है कि जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन अभी भी मोदी जी और उनकी सरकार का अहंकार चरम पर है। स्पीकर का चुनाव हो, चाहे डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो, और चाहे तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे अभिभाषण की बात राष्ट्रपति महोदया की रही हो, और चाहे आज नीट परीक्षा के संबंधित जो भी 2-3 दिन से मुद्दा चल रहा है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दिया जा रहा है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, ना लोकसभा। और जिस तरह से आचरण चेयरमैन महोदय का और लोकसभा में स्पीकर महोदय का है, अभी भी पूरी तरह से अहंकार और तानाशाही के रवैये के माध्यम से ये दोनों सदनों को चलाना चाहते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकेत हैं कि आप मोदी जी कहते हैं कि समन्वय के साथ चलना है। ठीक है आलोक भाई, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शहजाद भाई सुना आपने विपक्ष के नेता को, प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि अहंकार में है सरकार। सवाल यही है कि अगर अहंकार है तो आगे अगले 5 साल तक संसद चलेगी कैसे? देखिए, इनके नंबर 99 तक बढ़ गए परंतु एन से नियत नहीं बदली। 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक जो रवैया था कि हम कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, कंसेंसस नहीं, हम डिस्कशन नहीं चाहते, हम डिसरप्शन चाहते हैं, वही रवैया आज भी है। मैं आपको बताता हूं, पहले तो 2 तरीके से चलती है पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट की तस्वीर जहां पर एलओपी को आमंत्रित किया जाता है कि आइए स्पीकर साहब को आप आसन तक ले जाइए, और दूसरा एलओपी का पोजीशन देखिए तमिलनाडु की असेंबली में। वहां पर तमिलनाडु में क्या गलती रही कि 63 दलित लोग मारे गए कल्लाकुरिची में, तो एलओपी को पूरे सदन से सस्पेंड कर दिया गया सेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई। वैसे राहुल गांधी जो साउथ की और दलितों की बात करते, इस पर खामोश है, कहते स्पीकर पर बुलडोज किया। भाई, आपने तो डिवीजन में नहीं मांगा, आपने तो वॉइस वोट पे हो गया तो हो गया। टीएमसी डिवीजन मांग रही थी, आपने तो डिवीजन भी मांगने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो कौन बुलडोज कर रहे थे? तो क्या टीएमसी जब मांग रही थी समर्थन क्यों नहीं किया? और डिप्टी स्पीकर पर आप बता दीजिए, तेलंगाना हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, वहां पर डिप्टी स्पीकर किसको बनाया है आपने? कर्नाटका में कौन है डिप्टी स्पीकर? तो मतलब कि जो कन्वेंशन खुद फॉलो नहीं करते वो दूसरों से अपेक्षा करना और केवल नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर पार्लियामेंट को हाईजैक करना। आलोक जी, नंबर आपके बढ़ गए हैं, सहयोगी आपके साथ और ज्यादा जुड़ गए हैं, क्या ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते आप कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम अपने मुद्दों को उठाएंगे और आम जो जनता है, आम जो दर्शक है, वो क्या समझे? क्या सत्ता और विपक्ष के ईगो में ही अगले अलग अलग जो सत्र हैं वो देखने को मिलेंगे? देखिए, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य मुझे याद है कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। आप केवल भाषण में कहें कि समन्वय चाहिए और अंदर जाकर आप पहले दिन ही स्पीकर महोदय जो हैं इमरजेंसी पर रेजोल्यूशन लेकर आए, तो पता चलता है कि किस तरह से 2 व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़े रहे, वो किस तरह से कौन से ओहदों पर बैठे हैं और वो कैसे संसद को चलाएंगे। 2014 से लेकर 2024 तक ना सेलेक्ट कमेटी की परवाह थी, ना पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की परवाह थी, ना कोई जांच होती थी, केवल और केवल बुलडोज होते था लोकसभा। 3 कृषि के काले कानून आए, किस तरह से किए गए। नॉर्मल बिल को वित्त बिल में कन्वर्ट कर दीजिए और वित्त बिल को लोकसभा से पास करा लीजिए। किस तरह से नोटबंदी पर कोई चर्चा ना करके लैंड एक्विजिशन बिल में 3-3 बार ऑर्डिनेंस आए। ना पेगासस पे जांच होगी, ना राफेल पे जांच होगी, ना कोरोना पे डिस्कशन होगा। तो पूरी तरह से जिस तरह से बुलडोज किया गया लोकतंत्र को और उसमें तमाम जांच एजेंसियां और सबका उपयोग किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। कल किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा जो बात शहजाद भाई अभी कह रहे हैं कि जो मुद्दे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनके ऊपर हंगामा कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि गरिमा के खिलाफ मुद्दा उठाया गया। क्या नीट का मुद्दा देश की गरिमा के खिलाफ है? क्या नीट का मुद्दा संसद की गरिमा के खिलाफ है? ठीक है। क्या रूल 267 में चर्चा करना क्या गरिमा के खिलाफ है? क्या वो रूल पार्लियामेंट्री रूल्स का नहीं है? मुझे लगता है कि अनुराग जी, पूरी तरह से सरकार अभी भी उस 10 साल के इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, शपथ ग्रहण के दरमियान भी संविधान की बात करे तो ठीक, लेकिन अगर संसद में संविधान की हत्या, जिसे आप भी मानते हैं, माफी मांग चुके हैं, आपातकाल का जिक्र हो तो आपको आपत्ति? ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं है।
क्या संविधान की हत्या कैसे हो गई थी आपातकाल में? जो संविधान लागू हुआ वो भी संविधान के एक प्रक्रिया के तहत ही हुआ, लेकिन उसमें कुछ, मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात। या क्या मोदी जी ने 10 साल में आपातकाल का जो प्रोविजन है 352 वाला जो अनुच्छेद है वो हटा दिया है क्या? उसी अनुच्छेद के तहत हुआ, उसमें कुछ त्रुटियां हुई, हमसे गलती हुई, उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया। लेकिन क्या उसके लिए बार बार राजनीति करना, 50 साल के बाद भी राजनीति होगी? और कौन स्पीकर हाउस के अंदर मोशन लेकर आएगा? अपोजिशन पार्टी लेकर आती तब भी समझ आता है, लेकिन स्पीकर ही अगर पार्टी बन जाएगा तो मुझे लगता है कि सवाल भी उठेंगे और उनके उत्तर भी देने होंगे। लेकिन उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि साहब एक एक करके, आलोक जी माफ कीजिए, एक एक करके मुद्दे को आगे समझते हैं। पूरा टाइम है हमारे पास, सिर्फ 2 ही लोग हैं आप, शहजाद पूनावाला। मैं हैरान हूं स्पीकर की भूमिका पर जो सवाल आलोक जी ने खड़ा किया, और वो सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कुछ और भी मामले हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि देखिए साहब ऐसे तो संसद नहीं चल पाएगी अगर इतना इस तरीके की तनातनी रहेगी। सबसे पहले तो भाई साहब अनुराग जी, आपने पार्लियामेंट लंबे समय तक देखा है, इसलिए आपको पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हो या अन्य कई ऐसे देश के मुद्दे हो, स्पीकर कई बार रेफरेंसेस करते हैं। और ये तो 50वीं एक प्रकार से यादगिरी थी कि इस विषय पर तो पूरे देश को एकमत होकर बात रखनी चाहिए। इसमें पार्टी का विषय नहीं था, ये तो देश का विषय था, ये तो हाउस का विषय था। पर आलोक जी कांग्रेस के अधिकृत और वरिष्ठ प्रवक्ता कहते हैं कि जो भी इमरजेंसी में हुआ कोट अनकोट संविधान के तहत हुआ। मतलब संविधान के तहत जो है अंबेडकर जी की संविधान के प्रस्तावना को बदला गया। ये कह रहे हैं कि जेल में लोगों को डाल दिया गया, उसमें चरण सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी को मीसा में डाला, उन्होंने तो बेटी का नाम मीसा रखा। वहां पर सिविल लिबर्टीज को कर्टेल कर दिया गया, जिस प्रकार से मीडिया को कुचला गया, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सुपर सेशन कराकर किस प्रकार से जुडिशरी को कमिटी जुडिशरी बनाया गया। ये आलोक जी कह रहे हैं कि ये सब जो हुआ ये संविधान के तहत हुआ। मतलब कि सीधा सीधा इमरजेंसी का समर्थन करना। और ये केवल आलोक शर्मा जी नहीं कर रहे हैं। सुनिए भूपेश बाघेल क्या कहते हैं। भूपेश बाघेल का स्टेटमेंट है, लगाया लेकिन इंदिरा जी में साहस, घोषित आपातकाल लगाया। इंदिरा जी में साहस था इसलिए उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया। राजीव गांधी का जुलाई 1985 का इंटरव्यू है जहां पर वो कहते हैं कि मेरी माताजी ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया और मैं फिर से आपातकाल लगा दूंगा। ये कांग्रेस की मानसिकता है। और मैं केवल एक सवाल मैंने पूछा कि आप इतने बड़े पैमाने सेट करते दूसरों के लिए, तमिलनाडु में वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो कल्लकुरुचि, जिस पर राहुल गांधी खड़गे जी ने एक शब्द नहीं बोला है, 63 दलित जाने गई हैं। आलोक जी उस पर बोलिए। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना और एक वाक्य केवल जोड़ना चाहता हूं। नीट पर चर्चा के विषय में किसी ने मना नहीं किया है, उल्टा। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले आपने डिप्टी स्पीकर की बात की और संविधान का जिक्र किया। आलोक जी जवाब दीजिए। पे जो उन्होंने बिल्कुल डिफेंड किया। आलोक जी जवाब दीजिए।